हर रात की तरह उस रात भी एक शराब खाने में लोग जुआ खेलने में व्यस्त हैं। नशे की धुत में एक जुआड़ी अपने घर के कागजात तक गिरवी रखने के लिए तैयार है। वो ऐसा करने ही वाला था कि तभी किसी मुखौटा पहने आदमी ने वो उसके हाथों से छीन लिया। इधर जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो पहले तो उसने एक एक की अच्छे से धुलाई की और फिर उस आदमी का गिरेबान पकड़कर कहा, जुआ खेलने के लिए तो अपने बच्ची और पत्नी पर हाथ उठाता है और अब ये घर भी बेचना चाहता है। कभी सोचा है कि अगर उनके सर से ये छत हट गया तो वो बेचारी कहाँ जाएंगी। आज ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर तुम जुआ घर के आसपास भी नजर आए या कभी जुआ खेलने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और वो आदमी डर कर उसकी बात मान लेता है। इसी बीच शराब खाने के गुंडे उसका पीछा करने लगे। भागते हुए वो शराब खाने के अंदर के कमरों में चली गई, जहाँ पर एक पुलिस वाला एक आदमी को गिरफ्तार कर रहा है क्योंकि वो धोखे से जुआ खेलकर जीत रहा था। उस अफसर का नाम पार्क सूहो है। कमरे में अचानक किसी के आ जाने से उसका ध्यान भटकता है और वो जुआरी खुद को छुड़ाकर एक पुलिस अफसर को ही अपने निशाने पर ले लेता है। ये देखकर नकाब पहने हुए उस लड़की ने एक लोहे की भारी चीज उठाकर उस जुआरी की तरफ फेंकी, लेकिन तब तक कमरे में उसका पीछा करने वाले पहुंच गए। वो सभी उस नकाब वाले पर टूट पड़ते हैं और वो भी बखूबी उनका सामना करने लगती है और तभी तलवार से उसे चोट लग गई। अब वहाँ मौजूद सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। ये देखकर पार्क सूहो उसकी मदद करने आता है, लेकिन वो जैसे ही उसके करीब गया वो उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि वो एक लड़की है। वो उस लड़की की तलवारबाजी की कला देखकर हैरान है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि नकाब पहने वो लड़की बदमाशों को ठिकाना लगाकर देखते ही देखते छूमंतर हो गई। दरअसल पार्क सूहो का शक बिल्कुल सही है। वो नकाब पहनने वाली न सिर्फ एक लड़की है बल्कि समाज के एक जाने माने और संपन्न परिवार के घर की बहू भी है। और यही हमारे इस कहानी के मुख्य किरदार है, जिसका नाम जोये हुआ है। महज 12 साल की उम्र में उसका इस परिवार में ब्याह हुआ था, मगर उसी दिन उसका पति मारा गया। यहाँ तक कि उसने अपने पति को एक बार देखा तक नहीं था। फिर भी वो पिछले 15 सालों से एक विधवा का जीवन जी रही है। उस जमाने में विधवाओं के साथ ऐसा ही होता था। समाज उन्हें घर की 4 दीवारी में कैद रखना चाहता था। उनसे अपेक्षा ही यही की जाती थी कि वो अपने ससुराल वालों की खिदमत करे और पूरी जिंदगी अपने पति की मृत्यु का शोक मनाती रहे। लेकिन जोहुआ अपने लिए ऐसी सोच नहीं रखती थी। वो हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने लिए ये रास्ता चुना। दिन भर वो एक विधवा बनकर गुजारती और रात के वक्त वो दुखियारियों का मसीहा बन जाती। बचपन में उसने अपने भाई से लड़ने की कला सीखी थी, जो आज इस काम में उसका साथ दे रही है। किसी भी आम दिन की तरह सुबह होने वाली है। योहुआ की सास उसे घर में ढूंढ रही है और वो जल्दी से घर में पीछे के हिस्से से दाखिल हुई। अपने कमरे में घुसकर जल्दी से कपड़े बदल लेती है। इस बारे में उसके यहाँ काम करने वाली ये सॉन भी जानती है और इस काम में उसकी मदद भी करती है। कपड़े बदलने के बाद उसने सांस भर ही ली थी कि उसकी सांस कमरे में दाखिल हो जाती है और उस पर नाराजगी दिखाते हुए कहती है, इतनी आवाजें दे रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? येहुआ ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं पूरी रात पति का शोक पालन कर रही थी, लेकिन इतने पर भी उसकी सास का मन नहीं पिघला। उन्होंने उसे सजा सुनाते हुए कहा कि आज से तुम दिन में सिर्फ एक बार खाना खाओगी और साथ ही तुम्हारे मीट मछली और मिठाई खाने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। सास के कमरे से चले जाने के बाद योहुआ निराश होकर जमीन पर बैठ गई और खुद को कोसते हुए कहने लगी, एक तो दिन भर काम करो और ठीक से खाना तक नहीं मिलता। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने पति के साथ ही मर जाती। पास बैठी येसुआन उसे हिम्मत देती है और बीती रात के बारे में पूछती है। जब जेहुआ ने बताया कि उसने 17 लोगों को एक साथ मात दे दी, येसुआन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उधर पार्क सुहा कल रात की घटना के बारे में ही सोच रहा है। ऐसा लगता है कि जब तक उसे उस लड़की का परिचय नहीं मिल जाता उसे चैन नहीं मिलेगा। वो अपने साथ काम करने वाले को भी इस घटना के बारे में बताता है और उस नकाबधारी को ढूंढने के लिए कहता है। पार्क सोहा इस राज्य का एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी है। हालांकि उसने ये पेशा अपने पिता के कातिलों को ढूंढने के लिए चुना है और इसीलिए उसका बड़ा भाई पार्क योनहाक उसे लेकर काफी परेशान रहता है। वो राजा का करीबी है और उनके साथ ही बैठकर महाजोंग खेल रहा है, जो कि एक तरह का प्राचीन खेल है। दरअसल पार्क सुहा
उसका सगा भाई नहीं है। बचपन में एक बार वो उसे घायल हालत में मिला था और तभी से उसने उसे अपना छोटा भाई बनाकर रख लिया। राजा ने उसे आश्वस्त होते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पार्क सोहा अब बड़ा हो चुका है, अपना ख्याल अच्छे से रख सकता है। राजा और पार्क यूनहॉक के बीच नजदीकियां बाकी मंत्रियों को एक आंख नहीं भाता। वो हमेशा उनकी पीठ पीछे बातें करते रहते। तभी राज्य सलाहकार ने आकर राजा को विश्राम करने के बहाने पार्क यूनहॉक को वहां से उठकर चले जाने पर विवश कर दिया। उधर हम देखते हैं कि येहुआ की ननद अपनी सास के साथ आई है और वहां येहुआ को चुपचाप रसोई घर में जाते हुए उसकी ननद ने देख लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि आप मेरे भाई को तो खा गई, अब क्या घर का पूरा खाना भी खाना चाहती है? माँ ने आपसे दिन में एक बार खाने के लिए कहा है ना, क्या आपसे इतनी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती? मगर येहुआ ने पहले से कान में रुई डालकर रखी है ताकि ननद की कड़वी बातें वो सुन ना सके। अब ननद को वहाँ से जाते देख जैसे ही येहुआ ने कान से रुई निकाली, वो पीछे से बोल पड़ी, अच्छा होता मेरे भाई के साथ आप भी उसी दिन मर जाती। ऐसी बातें सुनकर येहुआ उदास हो जाती है। तभी घर के दरवाजे पर उसे एक छोटी सी लड़की मिली जो बहुत खुश लग रही थी। वो येहुआ को 2 फल देकर कहती है, मेरे पिता ने जुआ खेलना छोड़ दिया और अब वो काम पर भी जाने लगे हैं, इसीलिए आज वो बहुत खुश है। येहुआ उस प्यारी सी लड़की के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत खुश है। दिन खत्म होकर रात हो जाती है और हम उसी राज्य सलाहकार को देखते हैं जो काम से घर आ गया है। वो दरअसल येहुआ का ससुर है। वो घर पर अपनी बेटी को अचानक देखकर उसके यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर येहुआ की सास कहती है दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए घर आई है। वहीं खड़ी उसकी ननद भी बीमार होने का नाटक करते हुए खांसने लगती है। लेकिन जी सांग माँ बेटी के इस नाटक से भली भांति परिचित है। वो उसे सख्ती से कहता है, कल सुबह होते ही अपने ससुराल लौट जाना। शादी होने के बाद बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है। और फिर उनकी नजर येहुआ के हाथों में लगी चोट पर पड़ती है जो कि उसे पिछली रात लगी थी। वो उसे इसका ख्याल रखने को कहते हैं वरना घाव सड़ सकता है। और येहुआ भी आज्ञाकारी बहू की तरह सर हिला देती है। अब कमरे में बैठे हुए येहुआ नीमा नाम की उस बच्ची के दिए हुए फलों को रुमाल से निकालती है जिसके ऊपर उसने एक सुंदर से फूल की नक्काशी की है। नीमा ने उसे कहा था कि उसे मालूम है कि ये फूल कहाँ खिलते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाना भी चाहती थी, मगर येहुआ की किस्मत में ये फूल देखना नहीं है क्योंकि विधवा होने की वजह से उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। इसके बाद येहुआ एक फल को अपने मृत पति के लिए रख देती है और दूसरा फल खाकर ही उसे पूरी रात काटना है। अगले दिन येहुआ की सास के पास एक होटल की मालकिन लेडी जांग की यहाँ दावत का बुलावा आता है। उसने इस राज्य के सभी संपन्न घर की महिलाओं को दावत पर बुलाया है। येहुआ की सास उसे भी साथ चलने को कहती है। ये सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से तैयार होने लगी। तभी येसुआ ने आकर उसे कुछ बिस्किट खाने को दिए क्योंकि उसने दिन भर में कुछ खाया नहीं है और येहुआ उसे अपने पास रख लेती है। जब वो अपनी सास के साथ वहाँ पहुंची तो वहाँ पहले से ही पार्क सोहा मौजूद है। वो किसी केस की तहकीकात करने के लिए वहाँ आया है। तभी अचानक उसे वहाँ देखकर येहुआ पांव फिसलकर गिरने वाली होती है, लेकिन खुद को किसी तरह संभाल लेती है और उसका छिपाया हुआ बिस्किट नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि उसकी सास देख लेती, वो दोबारा उन्हें छिपा लेती है, जो देखकर पार्क सोहा को हंसी आ जाती है और शर्मिंदा होकर येहुआ वहाँ से अंदर चली गई। अब यहाँ दावत में सभी सासें बैठकर अपने अपने बहुओं के बारे में आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई येहुआ के आचार विचारों की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो कि वहाँ बैठी एक औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो येहुआ के गुणों को जांचने के लिए उसे एक फूल की तस्वीर बनाने को कहती है, लेकिन येहुआ को तो वो बनाना नहीं आता, इसीलिए वो कागज पर आड़ी तिरछे रेखाएं खींचने लगती है, जो देखकर लेडी हुआंग उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए जानबूझकर रंगों को कागज पर फैला देती है, जिसका दोष भी येहुआ तुरंत अपने ऊपर ले लेती है कि उसी का हाथ फिसलने से ऐसा हो गया। इस घटना से येहुआ की सास बहुत नाराज है और सजा के तौर पर वो पूरी रात येहुआ को घुटने के बल घर के बाहर बैठने की सजा देती है। साथ ही साथ येसौन को भी ये सजा मिली क्योंकि वो अब तक येहुआ को एक फूल भी बनाना नहीं सिखा सकी। बिना गलती के सियोन को सजा देने पर येहुआन सास से उसकी सजा माफ कर देने को कहती है। बदले में वो 10 दिनों तक बिना खाए पिए रहेगी और मंदिर में पूजा करेगी। सास उसके बात पर राजी हो जाती है और उसे कहती है कि जब तक वो ना कहे वो मंदिर से बाहर ना निकले। अब रात गिरते ही येहुआ फिर से भेष बदल कर घर से बाहर निकली और वो सीधा लेडी जांग के पास पहुंचती है।
यानी कि उसकी इस सच्चाई के बारे में सियोन के अलावा लेडी जांग भी जानती है। वो येहुआन से कहती है कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, तुम उन्हें छोड़कर चली क्यों नहीं आती। इस पर येहुआ ने कहा, वो भले ही थोड़ी कड़क मिजाज की है, मगर उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई है भी तो नहीं, इसीलिए वहाँ रहना मेरी मजबूरी है। अब यहाँ अगले दिन सियोन को लाइब्रेरी में पता चला कि शराब खाने के लोग नीम को उठा ले गए हैं, क्योंकि उसके बाबा जुए में काफी पैसे हार गए हैं और उन्हीं पैसों के बदले वो नीम को उठा ले गए और आज रात वो उस बच्ची को बेचकर अपना हिसाब चुकता कर लेंगे। ये जानने के बाद ये हुआ एक लड़की के भेष में शराब खाने पहुंची, मगर वहाँ पहले से पाक सुहा मौजूद है। उसने नीमा को ढूंढ निकाला और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और ऐसा करते हुए उसे येहुआ देख लेती है। उसे लगता है कि इसके पीछे पाक सुहा की कोई बुरी मंशा है, इसीलिए वो उसे रोक कर कहती है कि वो इस लड़की को खरीदना चाहती है। कितने पैसों में बेचोगे इसे? उसकी आवाज सुनकर पाक सुहा उसका हाथ पकड़कर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। येहुआ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसके घाव से वो रुमाल उतर गया। रुमाल देखकर नीम समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि येहुआ है, क्योंकि उसी ने उसे वो रुमाल दी थी। दूसरी तरफ पाक सुहा भी उसके हाथ के वो निशान देखकर समझ जाता है कि 2 रात पहले जो लड़के नकाब पहने सबसे लड़ रही थी वो यही है। इतने में शराब खाने के वो लोग भी वहाँ पहुँच गए और उनसे कहते हैं जो ज्यादा पैसे देगा वही लड़की ले जाएगा। अब पाक सुहो और येहुआ में तर्क शुरू हो जाता है, मगर येहुआ कई गुना ज्यादा पैसे देकर नीम को वहाँ से लेकर जाने लगती है। यहाँ पाक सुहा भी उसका पीछा करने लगा। जल्दबाजी में येहुआ का जूता खुल जाता है और वह जूते को उठाकर पाक सुहा की तरफ फेंकती है। वो जूते को पकड़ तो लेता है, मगर इसी बीच येहुआ एक बार फिर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब इधर वो सीधा लेडी जांग के पास आती है और नीम को उनके हवाले करके घर लौट जाती है। अगली सुबह नीम येहुआ के पास आकर कहती है, कल रात मुझे कुछ राक्षस उठा ले गए थे, और फिर वो रुमाल उसकी तरफ बढ़ा देती है जो कल रात येहुआ से गिर गया था। ये देखकर वो चौंक जाती है, मगर नीम आहिस्ता से उसके कानों में कहती है, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वही बाजार में जाते हुए उसे पाक सुहा मिल जाता है, जो उसे उस महिला के बारे में पूछता है जो नीम को अपने साथ ले गई थी। मासूम नीम अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। पाक सुहा समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और सच बताना नहीं चाहती, इसीलिए वो सीधा लेडी जांग के पास पहुंचा और उससे येहुआ के बारे में पूछता है, लेकिन वो ऐसा जताती है मानो उसे कुछ पता ही ना हो और उसे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब एक दिन यहाँ येहुआ खाना बना रही है, क्योंकि अगले दिन उसके पति की मृत्यु वार्षिका है। उसकी लगन देखकर उसके ससुर बहुत खुश होकर कहते हैं कि एक दिन तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ भाई जरूर मिल जाएगा। और ये सुनकर येहुआ भावुक हो जाती है। उसे भाई के साथ बिताए 15 साल पहले के दिन याद आने लगते हैं। अब अगले दिन वो 2 नौकरों के साथ पीठ में खाना लादे मंदिर की तरफ जा रही है। उन्हें घने जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है और बीच रास्ते में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनसे खाना मांगते हैं। उनकी हालत देखकर येहुआ समझ जाती है ये गांव के भूखे लोग हैं जिन्हें कई दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ है, इसीलिए वो उन्हें खाना देने के लिए राजी हो जाती है। वो लोग भी खुश हो जाते हैं, मगर इसके पहले कि वो खाना ले पाते वहीं से पाक सुहा अपने भाई के साथ गुजर रहा था। अब एक पुलिस के सामने डकैती कैसे हो सकती है, और वो उन्हें बदमाश समझकर उनके ऊपर कूद पड़ता है। येहुआ उन्हें भागने का मौका देते हुए एक आदमी से उसकी तरफ छुरा दिखाने को कहती है और फिर मदद के लिए पाक सुहा को आवाज लगाती है। इधर येहुआ को मुसीबत में देख पार्क उसे बचाने के लिए दौड़ा और इसी फिराक में सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं और येहुआ जानबूझकर पाक सुहा के बाहों में गिर जाती है और कुछ देर के लिए उनकी नजरें एक दूसरे से टकराती है, लेकिन होश संभालते ही पाक सुहा उसे छोड़ देता है और येहुआ जोर से नीचे आ गिरी। फिर वो पाक सुहा से उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद कहकर सियोन को लेकर वहां से चली जाती है। इधर लौटते वक्त रास्ते में पाक सुहा को शक होता है कि येहुआ खुद को नहीं बल्कि उन डकैतों को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह इस बारे में अपने बड़े भाई से भी कहता है। तब उसका भाई उसे येहुआ से दूर रहने के लिए कहता है कि वो राज्य सलाहकार जीसांग की बहू है। वो एक सैनिक परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका एक छोटा भाई भी था जो एक दिन बिना किसी को कुछ बताए कहीं चला गया। जल्दबाजी में येहुआ की शादी तय हो गई, मगर शादी के दिन ही उसके पति की मौत हो जाती है और तब से लेकर आज तक वो विधवा का जीवन जी रही है। अपने भाई से
येहुआ की जिंदगी के बारे में सुनकर पाक सुहा को बुरा लगता है। अब यहाँ घर लौटकर येहुआ किताब पढ़ रही है, तभी सुया ने आकर उसे एक चिट्ठी दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए कोई दे गया है। उस चिट्ठी को पढ़कर येहुआ चौंक जाती है, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो जानता है कि हर रात नकाब पहनकर लोगों को न्याय दिलाने वाली तुम ही हो, लेकिन इस देश में लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानून है, पुलिस व्यवस्था है। तो इसीलिए आगे से अगर कभी भी तुमने पुलिस के काम में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, और जो पेंटिंग तुमने चुराई है वो जल्द से जल्द वापस कर दो। येहुआ कुछ दिनों पहले एक मंत्री के यहाँ से वो पेंटिंग चुरा लाई थी, क्योंकि उस मंत्री ने इस पेंटिंग को हथियाने के लिए एक बेचारे नौकर को बहुत मारा था। लेकिन उस पुलिस अधिकारी को इस पेंटिंग के बारे में कैसे पता चल गया, ये सोचकर येहुआ हैरान है। येहुआ और येसुआन उन दोनों को शक है कि हो न हो ये संदेश भेजने वाला पुलिस अधिकारी पार्क सुहा ही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी येहुआ के इतने करीब नहीं आ पाया है। चिट्ठी पढ़ने के बाद येहुआ सबूत मिटाने के लिए उस चिट्ठी को जला देती है, ताकि किसी को भी उसकी असलियत पता न चले। अब रात होते ही येहुआ भेस बदलकर पार्क सुहा के घर वो पेंटिंग लौटाने जाती है, मगर वहां से निकलने से पहले पार्क सुहा उसे पकड़ लेता है और उसे कहने लगा, या तो तुम बहुत बहादुर हो या तो एकदम बेवकूफ। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम भेस बदलकर बाहर निकल आई। अब येहुआ खुद को छुड़ाने के लिए उसके साथ लड़ने लगती है, और इस हाथापाई में पाक सुहा के कपड़े फट गए। उसे ऐसी हालत में देखकर येहुआ को शर्म आ जाती है और वो उसे माफी मांगते हुए वो पेंटिंग वहीं रखकर चली आती है। अगले दिन येहुआ अपनी सास के साथ गरीब गांव वालों के लिए मदद लेकर जाती है। वहां पर उस दूसरे मंत्री की स्त्री और बहू भी आई है, जिसकी पेंटिंग येहुआ ने चुराई थी। उस मंत्री का बेटा भी अकाल मृत्यु की गोद में समा गया था, जिस वजह से उसकी बहू भी येहुआ की तरह ही एक विधवा है। अब यहाँ पर दोनों बहुएं गरीब गांव वालों के बीच खाना बांट रही है। एक तरफ जहाँ पर येहुआ उनके कटोरे में खाना भर कर डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बहू थोड़ा थोड़ा खाना डाल रही है, और वो येहुआ से भी कहती है कि अगर इतना ज्यादा डालोगी तो सभी गांव वालों के लिए कम पड़ जाएगा। येहुआ उसकी बातें सुनकर हैरान है कि अगर लोगों को एक वक्त का खाना भी हम पेट भरकर नहीं खिला सके तो फिर इस दिखावे का क्या मतलब। उसी वक्त एक वृद्ध महिला आकर येहुआ के सामने गड़गड़ाते हुए कहती है, मेरी नातिनी खो गई है, कोई उसे ढूंढ दे। वहाँ खड़े सैनिक उस बुढ़िया को वहाँ से दूर कर देते हैं और कहने लगे, ये पागल है, कुछ भी बकवास करती रहती है। मगर उस बूढ़ी महिला ने येहुआ का ध्यान आकर्षित कर लिया और थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर उसकी कुटिया पर गई। मगर जैसे ही वो अंदर घुसने वाली थी, कुटिया की छत गिरने को आती है। येहुआ दौड़कर उस बुढ़िया को बचाते हुए उसे घेर लेती है, लेकिन इतने में कहीं से पाक सुहा आकर छत को उन पर गिरने से बचा लेता है और उन्हें बाहर जाने का वक्त देता है। लेकिन लोगों के वहां जमा होने से पहले वो चुपचाप वहां से निकल गया। आवाज सुनकर लोग उस तरफ दौड़े आए, मगर इससे पहले कि येहुआ की सास उसे खरी खोटी सुनाती, वहां खड़ी महिलाओं ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि आपकी बहू बहुत बहादुर है। अब उनके बीच येहुआ की सास कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप येहुआ को लेकर घर लौट आती है। रात ढलने पर वो एक बोरा चावल लेकर उसी बूढ़ी महिला के पास गई और वहां बैठे लोगों से पूछने लगी कि क्या उसे उसकी नातिनी मिल गई। वो लोग उसे बताने लगे कि यहाँ पर बच्चों का गायब होना बड़ी आम सी बात हो गई है, और एक बार जो गायब हो गए वो फिर कभी वापस नहीं मिलते। लेकिन उस बूढ़ी महिला की नातिनी अब भी गांव में छुपी हुई थी, मगर वो भी उन दलालों से बच नहीं सकी। वो शराब खाने के लोग जुआ खिलवाने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की तस्करी भी करते हैं। इतने में येहुआ की नजर उसकी नातिनी को जबरदस्ती वहां से ले जाते हुए लोगों पर पड़ गई। उसे छुड़ाने के लिए वो उनसे लड़ने लगती है। इतने में बूढ़ी महिला अपनी नातिनी को देख बीच में आ जाती है और वो बदमाश उसे पकड़कर येहुआ को चुनौती देते हैं कि अगर उसने उस बच्ची को नहीं छोड़ा तो वो इस बुढ़िया को मार देंगे। येहुआ भी समझ भी नहीं पाई थी कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में एक और नकाबपोशी आदमी आकर उन गुंडों से लड़ने लगता है। वो दरअसल अपने सहायक के साथ उस बूढ़ी महिला की कुटिया की मरम्मत के लिए आया था, मगर बीच रास्ते में उसे वो 3 लोग चावल का बोरा ले जाते हुए दिखे। पूछने पर कि वो ये चावल की बोरियां कहाँ से चुरा कर ला रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक नकाबपोशी ने हमें ये चावल दिए हैं और इसीलिए पाक सुहा येहुआ को पकड़ने के लिए आया था, मगर उसे मुसीबत में देखकर गुंडों से लड़ने के लिए मैदान में उतर जाता है।
उन गुंडों के वहाँ से भाग जाने पर जब यहोवा भी वहाँ से जाने लगी, पाक सुहा उसका रास्ता रोक लेता है। यहोवा उसे कहती है, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते हो? पाक सुहा ने जवाब में कहा, क्योंकि तुम कानून के रास्ते में खड़ी हो। और यहोवा किसी तरह उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन पाक सुहा उस मंत्री को वो पेंटिंग लौटाने जाता है, मगर वो पेंटिंग एक तरफ से फटी हुई है। मंत्री ने गुस्से में उसे ठीक करके लाने को कहा। अब इसके बाद पाक सुहा लेडी जांग के पास जाता है, जहाँ पर पहले से ही यहोवा मौजूद थी। पाक सुहा की वहाँ पर आने की खबर सुनते ही यहोवा वहीं कमरे के अंदर छुप जाती है, मगर किसी तरह पाक सुहा को इसकी भनक लग जाती है। जब लेडी जांग किसी काम से कमरे से बाहर निकली, पाक सुहा उठकर कमरे में छिपी यहोवा के दरवाजे को खींचने लगा और दरवाजा खुलते ही यहोवा जोर से जमीन पर आ गिरती है। पाक सुहा उसे बैठकर बात करने को कहता है, मगर वो उसे कहती है, बात करने का वक्त नहीं है। गांव से बच्चियां गायब हो रही है और ये काम उस जुआ खाने का मालिक कांग पिलजिक कर रहा है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। अगले दिन पाक सुहा जुआ खाने जाकर वहाँ के मालिक कांग को गिरफ्तार कर लेता है, मगर उसे कहीं भी वो खोई हुए बच्चियां नहीं मिलती। अगली रात फिर से यहोवा भेस बदलकर बच्चियों को ढूंढने के लिए निकल ही रही होती है। तभी येसोन उसे रोकते हुए कहती है कि बहुत सारे लोगों को तुम्हारे इस भेष के बारे में पता चल गया है, इसीलिए येसोन उसे इस बार पुरुषों की तरह मूंछ और सर पर टोपी लगाकर सजा देती है। अब यहोवा अपने इस नए भेष में शराब खाने पहुंची, जहां पर काफी ढूंढने के बाद उसने देखा कि वो लोग दरअसल बच्चों को बेहोश करके बोरियों में भरकर वहां से गायब कर रहे हैं। लेकिन यहोवा उसी वक्त कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि इस जुआ खाने की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। अगले दिन कांग के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उसे रिहा कर दिया गया। कांग मुस्कुराते हुए पाक सुहा के सामने से निकल गया। रात के अंधेरे में वो अपने मालिक के पास जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि राज्य सलाहकार जी सांग है। वो कांग को धमकाते हुए कहता है कि तुमने जितना बखेड़ा खड़ा किया है, इन सबको ठीक करो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। कांग जिसांग का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो जल्द से जल्द सब ठीक कर देगा। यहाँ रात उतरते ही यहोवा बच्चों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि बच्चों को कहाँ छुपाया गया है। और तभी पाक सुहा भी उसकी मदद के लिए आता है। दोनों मिलकर बच्चों को वहाँ से निकालते हैं और वहाँ से दूर रवाना कर देते हैं। घर लौटते वक्त यहोवा उसी मंत्री के घर के पीछे से गुजरते हुए उसकी बहू को देखती है, जो कि उसी की तरह विधवा है। दिन में सती सावित्री बनने का नाटक करने वाली बहू रात के साय में किसी गैर मर्द के साथ है। ये देखकर यहोवा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब अगली सुबह पाक सुहा को दफ्तर में उसके बड़े अधिकारियों से पता चला कि उसी मंत्री का कल रात कत्ल हो गया है। वो तुरंत तहकीकात करने के लिए उसके घर रवाना होता है। उधर यहोवा की सास भी उसे लेकर मंत्री की पत्नी को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचती है। और तभी कुछ सैनिक उसी घर के नौकर को पकड़ कर लेकर आते हैं, जिसके पास से मंत्री की अंगूठी बरामद हुई है। यहोवा उस नौकर को देखते ही पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसके साथ कल रात उसने उस मंत्री की बहू को देखा था। अंगूठी देखकर मंत्री की पत्नी ने सहमति जताई कि ये उसी के पति की है, मगर वो आदमी बार बार कह रहा है कि अंगूठी उसकी है और उसने मंत्री का कत्ल नहीं किया। तब पुलिस अधिकारी ने उसे पूछा, अगर ये अंगूठी वाकई में तेरी है तो बता तुझे कहाँ से मिली। लेकिन इसके जवाब में वो नौकर कुछ नहीं कह पाता। इधर यहोवा मामले को समझ जाती है कि वो अंगूठी दरअसल उसे उसकी बहू ने ही दिया है, लेकिन वो सबके सामने उसका नाम नहीं ले पा रहा। यहोवा सबको जानते हुए भी सच सामने नहीं ला पाती। इधर उसे देखकर पाक सुहा को शक हो जाता है कि जरूर यहोवा को इस बारे में कुछ न कुछ मालूम है। उधर मंत्री की बेवा को भी मालूम पड़ जाता है कि वो अंगूठी उसकी बहू के जरिए ही उस नौकर तक पहुंची होगी, और उसे कमरे में कैद करके एक छुरा देते हुए कहती है कि इसके पहले लोगों को तुम्हारे कार्य करतूतों के बारे में पता चल जाए, अच्छा होगा कि तुम खुद की जान ले लो। फिर अगले दिन यहोवा मंत्री के घर में जाकर कोई बहाना बनाकर उनकी बेवा से कहती है कि वो उनकी बहू से मिलना चाहती है, मगर मंत्री की बेवा इसकी इजाजत नहीं देती। अब यहाँ पर शाम के वक्त अपने मरे हुए पति का शोक मनाने के लिए जब मंत्री की बेवा कमरे के अंदर आई तो वो रोने की बजाय हंसने लगती है और हमें कल रात की कहानी दिखाई गई। दरअसल कल रात मंत्री ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और इसी फिराक में मंत्री की बीवी ने उसे कुछ ऐसा खिला दिया जिससे कि तड़पते हुए उसकी जान चली गई।
और ये पूरा नजारा मंत्री की पत्नी दरवाजे के पीछे से देख रही थी। मगर उसने ऐसा क्यों किया ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उधर हताशा और निराशा से भरी मंत्री की बहू उसकी सास का दिया छुरा हाथ में लेकर आत्महत्या करने ही वाली थी कि सही वक्त पर आकर यहुआ ने उसे रोक लिया। उसे देखते ही वो बेहोश हो गई और यहुआ उसे उठाकर लेडी जांग के यहाँ ले आती है। होश आने पर वो लेडी जांग से रोते हुए कहने लगी, मेरी जिंदगी का कोई मायने नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। जिस पर लेडी जांग उसे समझाते हुए कहती है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पाक सूहो मंत्री के कत्ल पर तहकीकात कर रहा है। उसे याद आता है कि मंत्री के मृत शरीर से उसे फूलों की खुशबू आ रही थी। वो अपने साथ उन फूलों की कुछ पंखुड़ियां ले आया है, मगर उसे कुछ खास मदद नहीं मिलती। लेकिन जब उसने उन पंखुड़ियों को पानी से भरी कटोरी में डाला, बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से वो पंखुड़ी पानी में घुल गई और पानी का रंग गुलाबी हो गया। उसे संदेह होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगले दिन सुबह वो देखते हैं कि जिस कटोरी में उन्होंने पंखुड़ियों को भिगोई थी उसमें कुछ मधुमक्खियां मरे पड़े हैं, जिसे देखने के बाद पाक सुहा को यकीन हो जाता है कि मंत्री की जहर देकर हत्या की गई है। इसी सिलसिले में वो एक बार फिर मंत्री की बेवा से बात करने के लिए उसके घर गया और उससे पूछा कि जिस रात उनकी मृत्यु हुई उन्होंने आखिरी चीज क्या खाया था। मंत्री की बेवा बोली, उन्होंने पानी पिया था। फिर पाक सुहा ने पूछा, उन्हें पानी किसने लाकर दिया? उसने जवाब में कहा, मैंने ही उन्हें पानी दिया था। मगर ये कहते वक्त वो अपने हाथ कचोट रही है। पाक सुहा की नजर भी इस बात पर गई, मगर आगे बिना कुछ पूछे वो वहाँ से चला आता है। वहाँ से वो सीधा लेडी जांग के पास गया जहाँ उसे यहुआ मिलती है। वो पाक सुहा से कहती है, यंग डियोक नाम के जिस आदमी को मंत्री के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है उसे रिहा करना होगा, क्योंकि वो असली कातिल नहीं है। पाक सुहा ने कहा, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जिस पर यहुआ उसे कहती है, तो क्या एक निर्दोष इंसान को तुम इस तरह सलाखों के पीछे मरने के लिए छोड़ दोगे? जिसके जवाब में पाक सुहा कहता है, नकाब के पीछे से बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, एक बार सबके सामने सबूत लेकर आओ तब जाकर मानूंगा। उसकी बातें सुनकर यहुआ निराश हो जाती है, क्योंकि उसे खुद भी मालूम है कि वो राज्यसभा में जाकर इस बात की गवाही कभी नहीं दे पाएगी कि दरअसल उस रात यंग ड्यूक उनकी ही बहू के साथ रातें रंगीन कर रहा था, इसीलिए वो मंत्री का खून नहीं कर सकता। यहुआ सोच में पड़ गई कि वो किस तरह यंग ड्यूक को छुड़वाकर उसे उसकी प्रेमिका के हवाले कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग मंत्री की बेवा के पास पैसे लेने आया है, क्योंकि वो भी राज्य सलाहकार के साथ गांव के बच्चों के गुमशुदा होने के पीछे है और उन सब लोगों ने मिलकर ही मंत्री को मारा है। अब यहाँ कांग उसे पूछता है, किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ है ना? बेवा ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, पुलिस अधिकारी पाक सुहा इस केस में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहा है। कांग भी सोच में पड़ गया और फिर उसका नाम लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो क्योंग, मैं सब ठीक कर दूंगा। कांग के मुंह से अपना नाम सुनकर वो गुस्से में आकर उसे एक तमाचा जड़ देती है और कहने लगी, एक जुआ खाना क्या तुम्हारे नाम खोल दिया, तुम खुद को वहाँ का मालिक समझ बैठे हो? खबरदार जो अपने छोटे मुंह से फिर कभी मेरा नाम लिया तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। कांग मन में गुस्सा भरकर इस गलती के लिए नान क्योंग से माफी मांगता है। दूसरी तरफ पार्क सॉन्ग यंग ड्यूक को छुड़ाने में उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए लेडी जांग और यहुआ मिलकर एक योजना बनाते हैं। वो जेल के दरबारियों को पैसे देकर यंग ड्यूक से मिलने के बहाने से अंदर गए और उसे एक शीशी थमा दी और चुपचाप बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद यंग ड्यूक अपने ऊपर वो शीशी उड़ेल देता है। जेल में तेज बदबू आने से जब सैनिक अंदर पहुंचे तो उन्हें लगा कि यंग ड्यूक को प्लेग की बीमारी हो गई है और वो खून की उल्टियां कर रहा है। सारे सैनिक घबराते हुए बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उस जमाने में प्लेग एक महामारी थी जो छुआछूत से फैलती है और जिसके होने का मतलब मौत है। इसी वजह से वो बिना किसी को कुछ बताए यंग ड्यूक को उठाकर जंगल में फेंक आते हैं। वहीं छिपे बैठे यहुआ और उसके साथी सैनिकों के जाते ही यंग ड्यूक को वहां से लेने के लिए पहुंचे, मगर उनका पीछा करते हुए पाक सुहा और उसके सहायक ठीक वहां पहुंच जाते हैं। पाक सुहा उन्हें पीछे हटाने के उद्देश्य से एक तीर चलाता है, मगर यहुआ डरने की बजाय सीना तान कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर पाक सुहा भी हैरान रह जाता है और पीछे से यहुआ का साथी यंग ड्यूक को घोड़े पे लाद कर वहां से भागने लगता है। पाक सुहा तुरंत अपने सहायक को उसके पीछे जाने को कहता है और खुद यहुआ का पीछा करता है। एक वक्त पर आकर वो उसे पकड़ लेता है और डांटने लगता है कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया
तो वो उसके ससुर को सब कुछ बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर किसी तरह अधिकारियों को यहोवा के इस कारनामे का पता चल गया तो उसे सजा भी हो सकती है। यहोवा ने उल्टा उसे पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है या फिर अपने कानून की? इसका कोई भी जवाब पाक सुहा के पास नहीं है। मौके का फायदा उठाकर यहोवा उसके घोड़े की पीठ थपथपाकर उसे वहां से भगा देती है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकलती है। अगले दिन पुलिस विभाग को जेल में घटी इस घटना का पता चलता है और वो लोग दोबारा पाक डियो को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, मगर वो उन्हें वहां नहीं मिलता। इस बात को लेकर राज्य सलाहकार जांग सील भी बहुत परेशान है। वो वरिष्ठ अधिकारियों से कहता है कि अपराधी के जेल से भागने का पूरा दोष पुलिस के कंधों पर डाल दो और उस मंत्री के कत्ल के केस को जल्दी से रफा दफा करो। शाम के वक्त ये हुआ, पाक सुहा से मिलने गई और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अपने साथ एक छुरा भी लाई है, जिसे अपने गर्दन पर पकड़कर वो कहने लगी, अगर तुमने मेरे ससुर यानी कि राज्य सलाहकार को मेरी असलियत बता दी तो वैसे भी मुझे मौत की सजा मिल ही जाएगी। इसीलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे सामने ही जान दे दूं, शायद इससे तुम्हें खुशी मिले। ये देखकर पाक सुहा ने कहा, तुम्हारे ऐसा करने से सच्चाई छिप नहीं जाएगी। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वो सभी कानून की नजर में अपराध है। ये सुनकर ये हुआ अपना नकाब हटाकर कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने अन्याय किया है। मैं एक विधवा हूँ जिसने एक बार के लिए भी अपने पति को नहीं देखा। एक विधवा होने के नाते मेरा तो घर से बाहर निकलने पर भी मनाही है। घर के कामकाज, सास ससुर की सेवा और पति के लिए शोक मनाना, यही करते हुए मैंने जिंदगी के 15 साल बिता दिए। लेकिन मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस तरह नहीं गुजारना चाहती। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उनके पास खड़े रहकर। हाँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन इसी के जरिए मैंने मीन जैसी न जाने कितनी ही लड़कियों के चेहरे पर खुशी लाई है। कितने ही गरीब और असहाय लोगों को रात के साए में मैंने न्याय दिलाया है, जो तुम्हारा कानून कभी नहीं कर सका। और इसके लिए अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपराधी हूँ तो हाँ, मैं हूँ अपराधी। इसके लिए तुम्हारे सामने मैं कोई दलील पेश नहीं करूंगी, मगर क्या तुम मुझे मेरी जिंदगी इसी तरह जीने दे सकते हो? पाक सुहा थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारे तरीके से ही सही, लेकिन आज के बाद तुम जो भी करोगी मेरी मौजूदगी में करोगी। जिस पे यही हुआ कहती है, मैं तो छोटे मोटे चोरों को पकड़ती हूँ, इसके लिए तुम जैसे पुलिस अफसर के रहने की क्या जरूरत? जिस पर पाक सुहा कहता है, सरकारी दफ्तर में दीवार फांद कर घुसना, जेल से कैदी को फरार होने में मदद करना, ये सब तुम्हें छोटे मोटे काम लग रहे हैं क्या? तो अगर आज के बाद मेरी जानकारी के बिना तुमने अपने घर की दीवार फांदी तो मैं सामने के दरवाजे से आकर तुम्हारे ससुर को सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और बेचारी येहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ चुकी है कि पाक सुहा को पिघलाना इतना भी आसान नहीं। इधर कांग राज्य सलाहकार मंत्री जीसांग के पास जाकर कहता है कि पुलिस अधिकारी पाक सुहा उस मंत्री के कत्ल के केस में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहा है, उसका कुछ उपाय करना होगा। जिस पर जीसांग ने कहा कि उन्हें पाक सुहा के बारे में सारी खबरें चाहिए। अब यहाँ सवेरे सवेरे बाजार में किसी तरह का झमेला हो रहा है। शहर में एक नया आदमी आकर अपनी दुकान जमा लेता है, वो भी किसी की अनुमति के बगैर। इसीलिए कांग के आदमी उसे परेशान कर रहे हैं। तब पाक सुहा आकर उसकी मदद करता है और कांग के लोगों को वहां से जाने को कहता है। खुश होकर वो आदमी पाक सुहा को एक क्लिप उपहार में देता है, जिसे देखकर उसने पूछा, मैं इसका क्या करूंगा? तब वो कहता है, इसे जाकर अपनी प्रेमिका को दे देना। और पाक सुहा सोच में पड़ गया कि अब मैं प्रेमिका कहाँ से लाऊं। अब यह राज दरबार में जिसांग की मुलाकात यौन हाक से हो जाती है, जो उसे आज रात दावत पे अपने घर बुलाता है और साथ में अपने छोटे भाई पाक सुहा को भी साथ ले आने को कहता है। इधर यौन हाक सोच में पड़ जाता है कि आखिर राज्य सलाहकार मंत्री उन्हें क्यों दावत दे रहे हैं। और फिर शाम को भाई के साथ वो जीसांग के घर दावत पे पहुंचा, लेकिन पाक सुहा को वहां देखकर येहुआ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब अंदर दावत में जीसांग अलग अलग पैंतरे आजमा कर बातें घुमाते हुए उनके पेट से बात निकलवाने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त पर परेशान होकर पाक सुहा कमरे से उठकर थोड़ा बाहर घूमने निकल आता है। वहीं बाहर की तरफ से येहुआ खिड़की में कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही है कि अंदर क्या बातें चल रही है। उसे डर है कि कहीं पाक सुहा उसके बारे में ससुर को ना बता दे, मगर उसे क्या पता कि वो इस वक्त ठीक उसके पीछे खड़ा है। पीछे से पुकारने पर वो संतुलन खोकर गिरने ही वाली थी कि पाक सुहा उसे पकड़ लेता है। घबराकर खुद को छुड़ाते हुए वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
उल्टा पार्क सुहा उससे कहता है कि वो दरवाजे में कान लगाकर तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहुआ बोली, मैं दरअसल सुनने की कोशिश कर रही थी कि तुम मेरे ससुर को मेरे बारे में कुछ बताते हो या नहीं। जिस पर पार्क सुहा उसे कहता है, अभी भी देरी नहीं हुई, अगर तुम कहो तो बता दूं। यहुआ ने गुस्से में कहा, अगर मुझे तुम्हारी वजह से मरना पड़ा तो मैं भूत बनकर तुम्हारा भी जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में लौट आती है। कमरे में लौटकर उसे एक पर्चा मिलता है जिस पर लिखा है, अगर तुम अपने भाई के बारे में जानना चाहती हो तो 5 दिन के बाद जो कोई भी तुमसे मिलने आए उसे ये किताब थमा देना। यहुआ को कुछ समझ नहीं आता और वो अगले दिन लेडी जांग के पास जाकर पूरी बात बताती है। मगर इससे पहले कि वो दोनों ठीक से बात कर पाते, पाक सुहा वहाँ पहुँच गया और यहुआ को देखकर पूछता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि लेडी जांग के इस होटल में मैंने भी पैसे लगाए हैं, इसीलिए मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। अब पाक सुहा उन्हें बताता है कि कांग को शक है कि उस नकाबपोशी का संबंध जरूर इस जगह से है और इसके लिए वो मुझ पर और लेडी जांग पर शक कर रहा है और इसीलिए वो यहुआ को सतर्क करने आया है। यहुआ ने उसे बताया कि आज से 7 साल पहले कांग ने लेडी जांग की हत्या करने की कोशिश की थी। उस वक्त मैंने उन्हें बचाया था। उसी एहसान के बदले लेडी जांग ने मुझे इस जगह का कुछ मालिकाना हक दे दिया और इसीलिए वो इस जगह का और यहाँ के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जिस पर पाक सुहा उसे कहता है, जो भी हो लेकिन तुम सबसे पहले अपना ख्याल रखना। अब यहाँ पर बाजार में आया वही व्यापारी लेडी जांग से मिलने के बहाने कमरे के अंदर घुस आता है और उनको एक झलक देख लेता है। पाक सुहा यहुआ को इस तरह पकड़ लेता है जैसे वो उसकी पत्नी हो और ये देखकर वो व्यापारी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद उसे संदेश मिलता है कि उसके भाई योंगहा ने किसी जरूरी काम से उसे मिलने के लिए लाइब्रेरी बुलाया है। वहाँ पहुँचने पे उसका भाई उसे एक गुप्त दरवाजे से अंदर बने एक कमरे में ले आता है जहाँ पर कोई पहले से मौजूद है और हमें पता चलता है कि वो खुद राजा है। पाक सुहा तुरंत झुककर उनका अभिवादन करता है। राजा ने उसे पूछा कि उसे क्या लगता है कि उस मंत्री के कत्ल के पीछे किसका हाथ है। पाक सुहा ने कहा कि उसे उसी की बेवा नानक्योंग पर शक है। पहले तो राजा को विश्वास नहीं होता और फिर पाक सुहा एक एक करके उन्हें सारे सबूत बताता है। पूरी बात सुनकर राजा ने उसे कहा कि वो इस केस को जितना सरल समझ रहा है ये उतना है नहीं। राज्य के कुछ इतने बड़े अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त पाक सुहा की जान जा सकती है। राजा उसे इस केस से हटने के लिए कहते हैं मगर पाक सुहा कहता है कि वो इस केस का अंत देख कर रहेगा। पाक सुहा के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा खुश होता है और उसे भी उसके भाई यूनहाक की तरह राजा का सीक्रेट एजेंट बनने का प्रस्ताव देता है, जिस पर पाक सुहा हामी भरता है। राजा के चले जाने के बाद अब पाक सुहा अपने बड़े भाई योनहाक से बातें कर रहा है, जो उससे कहता है कि आज से 15 साल पहले जब राजा के पिता जिंदा थे, एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो योनहाक उनके बेटे यानी कि भावी राजा की सुरक्षा करे। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि आज सेनापति के परिवार यानी कि पाक सुहो के पिता के परिवार के ऊपर भी हमला हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि योनहाक वहां पहुंच पाता, पाक सुहो का पूरा परिवार मारा जा चुका था और जख्मी हालत में पड़े पाक सुहा को योनहाक अपनी पीठ पर उठाकर वहां से निकल आता है और तभी से पाक सुहा राजा की नजर में है। पाक सुहा कहता है कि वो मंत्री के कत्ल के तहकीकात के साथ साथ अपने परिवार और राजा के पिता के कत्ल पर भी तहकीकात चलाना चाहता है और इसमें वो योनहाक की मदद मांगता है। उधर यहुआ अकेले में बैठे बैठे ना जाने क्यों पाक सुहा के साथ बिताए पलों को याद कर रही है। वो चाह कर भी खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही। इतने में उसे लगता है कि कोई दीवार के उस पार से उसे देख रहा है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस तरफ फेंकती है, जो जाकर उसी व्यापारी को लगता है जो कि उस पर नजर रखे हुए था। जिसके बाद यहुआ अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ अगली सुबह यहुआ की सास उसे कमरे में बुलाती है और उसके हाथ में एक पंखा है। पंखे को देखकर यहुआ की सांस रुक गई, क्योंकि ये पाक सुहा का है जिसे उसने इतने दिनों तक अपने पास संभाल कर रखा था, मगर आज ये उसके सास के हाथ लग चुका है। वो सख्त आवाज में उसे पूछती है कि किसी पराई मर्द का पंखा उसके कमरे में क्या कर रहा है। यहुआ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहेगी। इतने में येसुआन वहाँ दौड़कर पहुंची और कहा कि ये पंखा दरअसल उसने वहाँ रखा है। और फिर वो एक कहानी बनाती है जिसमें कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। तब शाही सचिव ने आकर उनकी रक्षा की,
मगर वो अपना पंखा वहीं छोड़ गए जिसे मैंने उठा लिया और तब से ये मेरे पास है। ये सुनने के बाद उसकी सास यहोवा को और कुछ नहीं कह पाती, मगर उन्होंने कहा कि जाकर शाही सचिव योनहाक को इत्तला करो कि मैं जाकर उन्हें इस बात का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि योनहाक को तो इस पंखे के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले दिन उसकी सास उन दोनों को लेकर योनहाक के पास पहुंची। उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सास किस बारे में कह रही है, लेकिन पीछे से ये सॉन उन्हें इशारा करती है, जिसे देखकर वो चुपचाप उस पंखे को रख लेते हैं जैसे कि वो उसी का हो, और उनकी सास उनका शुक्रिया अदा कर बिना किसी शक के वहाँ से चली आती है। यहाँ अगले दिन पाक सुहा लेडी जांग के पास नान क्योंग के बारे में पूछने के लिए आता है। लेडी जांग ने बताया कि दरअसल नान क्योंग की माँ विधवा होने के बावजूद भी पेट से हो जाती है और वो किसी तरह इस अवैध बच्चे को जन्म देकर उसे खुद से दूर कर देती है। वही बच्चा कांग है, यानी कि मंत्री की बेवा नान क्योंग और कांग एक ही माँ के पेट से जन्मे संतान है। इस हिसाब से वो दोनों भाई बहन हुए। ये बात पता करके पाक सुहा वहाँ से जा ही रहा था कि पीछे से लेडी जांग उसे रोक कर कहती है वो जितना हो सके यहोवा से दूर रहने की कोशिश करे, क्योंकि वो एक विधवा है और इस समाज में एक विधवा पर बहुत नियम कानून होते हैं। अगर तुम बार बार उसके आगे पीछे रहोगे तो वो तुम्हारे प्रति कमजोर पड़ सकती है, इसीलिए समय रहते उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। लेडी जांग की बात सुनकर पाक सुहा कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से निकल आता है। अब यहाँ पर अगले दिन यहोवा अपनी सास के साथ बाजार करने आई है। तब वो नया व्यापारी यहोवा की सास के सामने आ जाता है और गलती से उन्हें माँ कह बैठता है, और गलती से ये शब्द निकलते ही वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। यहोवा की सास उसका पीछा करने की कोशिश करती है। उसकी माँ को शक है कि यही उसका बेटा जेओंग है। उधर उनके यहाँ काम करने वाली भी जेओंग को देख लेती है, मगर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि एक बार मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है, और वो किसी से ये कहती भी नहीं क्योंकि उसकी बातों का कौन ही विश्वास करेगा। और उधर छुपे हुए जेहुआंग की टक्कर यहोवा से हो जाती है। वो उसे देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और बाहर खड़ी उस बच्ची से पूछता है कि औरत कौन थी। उसने बताया कि ये राज्य सलाहकार की बहू है। ये सुनकर तो जेहुआ चौंक गया और मन ही मन बोलने लगा, मेरी बीवी इतनी सुंदर है। अब यहाँ घर आकर यहोवा की सास को चैन नहीं मिल रहा। उसे पूरा विश्वास है कि उसने आज बाजार में अपने ही बेटे को देखा था। उसका पति जीसांग उसे समझाता है कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी। जिस पर उसकी पत्नी ने कहा, जेओंग के मरने के बाद किसी को उसकी लाश नहीं मिली थी, ये भी तो हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो। मगर जीसांग बार बार उसे समझाता है कि उनका बेटा वापस नहीं लौट सकता, वो मर चुका है, जबकि हकीकत यही है कि जेओंग जिंदा है और आज बाजार में उसने जिसे देखा है वही जेओंग है। ये बात दरअसल जीसांग को भी मालूम है, मगर फिर भी वो अपने बेटे के जिंदा होने की बात को छुपा क्यों रहा है। दरअसल 15 साल पहले जब जीसांग ने अपने बेटे जेओंग के साथ यहोवा का रिश्ता तय किया था, तब उसने अपने बाबा को साफ साफ बता दिया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मगर जेओंग को जिससे मोहब्बत थी, अगर उससे शादी हो जाती तो जीसांग के परिवार पर कीचड़ उछाला जाता, उनकी बहुत बदनामी होती। इसीलिए उसी रात जीसांग ने अपने बेटे का त्याग कर दिया और उसे कहा कि आज से तुम मेरे लिए और बाकी सभी के लिए मर चुके हो। और धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। अब जैसे ही जीसांग कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने यहोवा खड़ी है। वो उसे पूछता है कि सुना है आजकल तुम उस मंत्री की बेवा नान क्योंग से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो। मेरी मानो तो उससे दूर रहो, वो अच्छी औरत नहीं है। ससुर की बातों पर सहमति जताते हुए यहोवा ने पूछा, क्या ये बात सच है कि मेरा भाई एक सीक्रेट एजेंट था? यहोवा का भाई सीक्रेट एजेंट था, ये बात यहोवा को पता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जीसांग इधर उधर की बातें करके बात टाल जाता है। अपने कमरे में पहुंचकर संदूक से जीसांग एक सैन्य पहचान चिन्ह और एक खत निकालता है जो कि यहोवा के भाई का ही होता है। और ये बात भी सच है कि उसका भाई राजा का गुप्त एजेंट था। उसे जीसांग के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया था, इसीलिए जीसांग ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। और उसके पास से जो खत बरामद हुई थी वो यहोवा ने ही अपने भाई के लिए लिखी थी। जीसांग को शक था कि एक दिन यहोवा अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जरूर उनके आगे आकर खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से जीसांग बड़ी चालाकी से यहोवा के बाबा के पास जाकर उसकी बेटी का हाथ
अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लेता है और तब से येहुआ को अपने बेटे की विधवा बनाकर अपने पास कैद रखा है, जिससे कि ना येहुआ कभी बाहर की जिंदगी में जाए और ना ही कभी उसे अपने भाई के बारे में मालूम चले। मगर जीसांग को क्या पता कि येहुआ क्या चीज है। वो अपने कमरे में भाई की तलवार को हाथ में पकड़कर उसके कातिल को पकड़ने का एक बार फिर निश्चय करती है। अब जब रात के साय में येहुआ दोबारा नकाब पहनकर बाहर निकली तो उसने अपने ससुर जीसांग को कहीं जाते देखा और वो उसके पीछे हो लेती है, जो सीधा मंत्री की विधवा नान क्योंग के पास गया और उसे कहता है कि वो येहुआ को उसके भाई के बारे में कुछ ना कहे। नान क्योंग ने उसे कहा कि वो जीसांग पर भरोसा नहीं करती। जीसांग कितना खतरनाक है वो इस बात से वाकिफ है और वो कभी भी नान क्योंग को अपने निशाने पर ले सकता है। तो अगर उसे मरना ही पड़ा तो वो सभी को जीसांग का काला चिट्ठा बताकर जाएगी, जो उसने पिछले 15 सालों में किया है। मगर जीसांग बिना घबराए उसे एक आखिरी चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। उधर उनकी बातें छुपकर सुन रही येहुआ को समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। रास्ते में येहुआ ने देखा कि कुछ गुंडों ने पाक सू पर हमला कर दिया है और वो अकेला ही उनसे लड़ रहा है। बीच बचाव में आकर येहुआ ने उन सभी गुंडों को मार भगाया और बेहोश पाक सूहो को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आई। जब पाक सूहो की नींद खुली तो उसने देखा कि येहुआ उसके कंधे पर सर रखकर सो रही है। जब उसे होश आया तो येहुआ उसे बताती है कि वो किस तरह उसे यहाँ गुंडों से बचाकर लेकर आई है। पाक सुहा उससे बातें तो करना चाहता है, मगर उसे लेडी जांग की बात याद आ जाती है और वो उसे शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर एक महिला कुछ चीजें बेचने के बहाने से येहुआ के पास आई और उसे एक संदेश देती है, जिसमें येहुआ को कहीं मिलने के लिए बुलाया गया है। मगर येहुआ वहाँ अपनी जगह किसी और को भेज देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाही सचिव योन हाक आता है। उसी ने येहुआ को उस बेचने वाली महिला के जरिए संदेश भिजवा कर यहाँ बुलवाया है। योन हाक को अपने भाई के बारे में बातें करता देख पीछे से येहुआ नकाब पोशी कपड़े में उसकी गर्दन पर तलवार रखती है और उसे पूछती है कि वो येहुआ के भाई सांगहो के बारे में क्यों पूछ रहा है। योन हाक बताता है क्योंकि येहुआ का भाई सांगहो राजा का गुप्त एजेंट था। मरने से पहले उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो उसने गायब होने से पहले जरूर अपने परिवार के किसी सदस्य को सौंपा होगा। येहुआ उससे तलवार की नोक पर पूछती है कि उसके भाई को क्या हुआ था, उसे किन लोगों ने गायब किया है। इतने में पीछे से पाक सुहा आकर येहुआ की गर्दन पर तलवार रखता है और योनहाक से दूर हटने के लिए कहता है। इस गड़बड़ी में तीनों के बीच हाथापाई हो जाती है। येहुआ को पता ही नहीं था कि उसे दरअसल शाही सचिव योनहाक ने बुलाया है। दूसरी तरफ योनहाक येहुआ को देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि कोई दुश्मन नकाब पहने उनकी जानकारी निकलवाने आया है और वो येहुआ पर हमला कर देता है। मगर असलियत तो सिर्फ पाक सुहा को पता है, इसीलिए पाक सुहा अपने भाई को ऐसा करने से रोकता है। इस फिराक में येहुआ वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पाक सुहा भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। योनहाक को कुछ समझ नहीं आता कि ये नकाब पोशी कौन था और उसके साथ पाक सुहा के क्या संबंध है, और उसने जिसे बुलाया था जीसांग की बहू येहुआ कहाँ गई। अब यहाँ पर लेडी जांग के पास पाक सुहा और येहुआ की फिर से मुलाकात हुई। पाक सुहा उसे अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि वो राजा के पूर्व सेनापति का बेटा है। उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और इसी बात की तह तक पहुँचने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसका मान्य बड़ा भाई योनहाक भी उसकी इसमें मदद कर रहा है। उसकी पूरी बातों को सुनकर येहुआ बताती है कि उसने मंत्री की विधवा नान क्योंग से सुना है कि जिस दिन सेनापति का परिवार मारा गया मेरा भाई भी उसी दिन गायब हुआ था। हो सकता है कि हम दोनों जिस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं वो दोनों जुड़े हुए हो, इसीलिए वो इन तीनों को आपस में हाथ मिलाने का प्रस्ताव देती है। पाक सुहा उसकी बात पर राजी हो जाता है और इसी बारे में बात करने के लिए वो अपने भाई योनहाक के पास गया। योनहाक उसे देखते ही मजाक में कहता है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि तू मेरे दल में होकर मेरे दुश्मनों का साथ कैसे दे सकता है। येहुआ समझ गया कि योनहाक पिछली रात की बात कर रहा है। शर्म के मारे पाक सुहा उसे पूरी बात नहीं बता पाता, लेकिन इतने में योनहाक बोल पड़ता है। वो नकाब पोशी और कोई नहीं बल्कि राज्य सलाहकार जीसांग की बहू है ना। ये सुनकर पाक सुहा चौंक जाता है कि उसके भाई ने इतनी आसानी से इस बात का पता कैसे लगा लिया। पहले तो पाक सुहा इधर उधर की बातें करके येहुआ की सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है, मगर जब देखता है कि उसका भाई गंभीर है तो वो इस बात को स्वीकार कर लेता है। साथ ये भी कहता है
कि अब से येहुआ भी इस तहकीकात में हमारा साथ देगी और मैं जल्द ही तुम्हारा उससे मिलने का बंदोबस्त करता हूँ। इस बात से योनहाक आश्वस्त होता है। अगले दिन येहुआ के घर की नौकरानी बोंग एक बार फिर से जियोंग को बाजार में देखती है और एक मरे हुए आदमी को अपने सामने देखकर डर से चिल्ला उठती है। तभी जियोंग उसका मुंह दबाकर कोने में ले आता है। बोंग उसे रोते हुए कहती है कि वो इतने सालों तक कहाँ था। पता है तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हुई और तुम्हारी बीवी वो तो 15 सालों से एक विधवा की जिंदगी जी रही है। ये सब सुनने के बाद जियोंग को बहुत पछतावा होता है और वो एक बार फिर अपने पिता के सामने आने का निश्चय करता है। घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ मंदिर के लिए निकल रही है। उसके पिता भी वहीं खड़े हैं। जियोंग ने सामने आकर अपने बाबा को अपनी एक झलक दी, जिससे वो समझ गए कि वो उसे बात करना चाहता है और फिर वो दोनों घर के पिछले वाले हिस्से में मिलते हैं। जिसांग ने अपने बेटे जियोंग से पूछा कि वो इतने सालों बाद वापस क्यों आया है। जिसांग ने कहा कि वो वापस आकर अपनी जिम्मेदारियों को फिर से उठाना चाहता है, मगर जिसांग उसे चेतावनी देता है कि कल अगर सुबह होते होते वो यहाँ से वापस नहीं चला गया तो उसकी माँ दूसरी बार अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनेगी और इस बार ये खबर सच होगी। और इतना कहकर जिसांग वहाँ से चला जाता है। उधर घर पर कोई नहीं होने पर येहुआ योनहाक से मिलने आती है। पार्क सुहा उसे लाइब्रेरी के उसी खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ पर योनहाक पहले से मौजूद है। वो येहुआ को बताता है कि पूर्व राजा की मौत, पार्क सुहा के पिता और उसके परिवार की हत्या और तुम्हारे भाई के गायब होने के पीछे की सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। उन्हें ये भी शक है कि पूर्व राजा और मंत्री की जहर देकर मौत के पीछे उन्हीं की पत्नी नानक्योंग का हाथ है और इन सब के पीछे तुम्हारे ससुर यानी राज्य सलाहकार जिसांग है। येहुआ ये सब सुनकर हैरान है। उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? यूनहा कहता है, सबूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तुम खुद हो, क्योंकि शहर भर में इतनी लड़कियां होने के बावजूद भी उन्होंने राजा के गुप्त एजेंट की बहन को ही अपने घर की बहू क्यों बनाया, वो भी ये जानते हुए कि तुम्हारा भाई लापता है। उसने दरअसल तुम्हें 15 सालों से अपने बेटे की विधवा बनाकर अपने घर की दहलीज में कैद रखा है ताकि वो तुम्हारे भाई को पकड़ सके। ये सारी बात जानने के बाद येहुआ को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप घर चली आती है। उसने इतने सालों से जिस इंसान को अपने पिता का दर्जा दिया है, वो इंसान आज तक झूठ बोलता आया है कि वो उसके भाई को ढूंढने में मदद करेगा। ये सब सच जानकर येहुआ की तो पूरी दुनिया ही पलट जाती है। अब यहाँ पर जिसांग कांग को बुलाकर कहता है कि नानक्योंग की हिम्मतें बढ़ती जा रही है, उसे चुप कराना जरूरी है। भले ही कांग क्योंग का सौतेला भाई है, मगर वो उसे मारने के लिए राजी हो जाता है। इधर योनहाक और पार्क सुहा भी जिसांग को फंसाने के लिए एक योजना बनाते हैं। पार्क येहुआ से मिलकर उसे एक चिट्ठी थमाता है जिसमें लिखा है, अगर येहुआ के भाई के बारे में पता लगाना हो तो फलाना दिन फलाने जगह पर चले आना। येहुआ को किसी भी तरह ये चिट्ठी अपने ससुर तक पहुंचा देना है, जिसे पढ़कर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब अगली सुबह येहुआ अपने ससुर को वो चिट्ठी ये कहते हुए देती है कि कोई आंगन में फेंक गया था। वाकई में उस चिट्ठी को पढ़कर जिसांग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने येहुआ से कहा कि ऐसी बातों पर वो बिल्कुल ध्यान न दे, हो सकता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। और वो येहुआ को चिकनी चुपड़ी बातें समझाकर व्याकुल होकर वहां से चला जाता है। उधर जियोंग ने भी जिसांग के नाक पर दम कर दिया जब वो खुद उसकी माँ के सामने आ पहुंचा। अपने बेटे को अचानक इस तरह आंखों के सामने देखकर वो घबरा जाती है और फिर उसके गले लगकर खूब रोती है। इधर रात के अंधेरे में कांग नानक्योंग के ऊपर हमला करता है और उसे लगभग खत्म कर ही दिया था कि सही वक्त पर पार्क सुहा आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि पार्क सुहा की नजर बहुत समय से उस पर थी। इधर कांग क्योंग को उसी हालत में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वहां से सीधा पार्क सुहो जिसांग के घर गया, जहां पर वो अपनी बहू को समझा रहा है कि उसे अगले 3 सालों तक अपने पति की कब्र पर जाकर उसकी मौत का शोक मनाना होगा। इससे पहले कि येहुआ उसे कुछ पूछ पाती, नौकर ने अंदर आकर पार्क सुहा के आने का संदेश दिया। जब जिसांग बाहर आया तो उसे पार्क सुहा के बड़े अधिकारी ने बताया कि किसी ने नानक्योंग के घर पर घुसकर उसे मारने की कोशिश की। इसीलिए एहतियात के तौर पर पुलिस जिसांग के घर पर भी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। मगर पार्क सुहा यहाँ पर इस बात का खुलासा नहीं करता कि उसे कांग ने मारने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा करने पर जिसांग एक तो सतर्क हो जाएगा और दूसरा
उसे इस बात की भनक पड़ जाएगी कि उसके खिलाफ हमें काफी कुछ पता चल चुका है। फिर यहाँ रात के वक्त येहुआ मीटिंग के लिए निकलती है। रास्ते में यूनहाक उसे मिल जाता है, जो उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे और पार्क सुहा में क्या संबंध है, क्या तुम दोनों दोस्त हो, सगे संबंधी हो या फिर प्रेमी प्रेमिका हो। येहुआ उसके सवाल पर थोड़ा झिझक कर कहती है, हम दोनों शायद दोस्त हैं। उसके जवाब को सुनकर यूनहाक को हंसी आ जाती है। अब यह लेडी जांग की यहाँ मीटिंग में येहुआ उन्हें बताती है कि उनके ससुर उसे 3 साल के लिए पति के मौत के शोक पालन के बहाने से उसे दूर भेजना चाहते हैं, ताकि आसानी से उसे रास्ते से हटाया जा सके। मगर वो किसी भी तरह यहाँ से नहीं जाना चाहती है और बाकी सभी कहते हैं कि वो भी येहुआ को यहाँ रहने का बहाना ढूंढने में मदद करेंगे। अब यहाँ सबके चले जाने के बाद भी पार्क सुहा येहुआ के लिए रुक जाता है। येहुआ ने उससे कहा, मुझे मालूम है तुम मेरी वजह से परेशान हो। तुम्हारे भाई ने भी मुझसे आज सवाल किया था कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। मैंने उनसे साफ कह दिया कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, और तुम्हें भी ये बात साफ होनी चाहिए कि हमारे बीच कोई रिश्ता बन भी नहीं सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर पार्क सुहा को बहुत बुरा लगता है। वो उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी वजह से तुम्हारे दामन में कभी कोई दाग नहीं लगेगा। फिर वो चुपचाप कमरे से निकल जाता है। उधर अगले दिन नानक्यांग को होश आने पर येहुआ उससे मिलने गई और साफ साफ कहा कि उसे नानक्यांग के बारे में सब कुछ मालूम है, इसीलिए अगर वो बचना चाहती है तो उसे येहुआ के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और मेरे ससुर जीसांग के बारे में जो कुछ भी मालूम है सब बता दे। लेकिन जब क्योंग राजी नहीं होती, येहुआ उसे सोचने का वक्त देकर वहाँ से चली आती है। अब यहाँ रात के वक्त पार्क सुहो और येहुआ भेष बदलकर कांग के घर पर जाते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछते हैं कि वो किसके लिए काम करता है। मगर कांग इधर उधर की बातें करके उनका वक्त जाया करता है। इतने में उसका सहयोगी अपने छुरे से येहुआ पर हमला कर देता है। येहुआ को बचाने में पार्क सुहा लग जाता है और इसी बीच कांग वहाँ से भाग खड़ा होता है। पार्क येहुआ को लेकर लेडी जांग के पास आया, जहाँ पर उसके घाव पर मलहम पट्टी की जाती है। अगली सुबह जीसांग के घर पर एक धमाका होता है, जब उसकी माँ अपने बेटे जियोंग को साथ लेकर घर आती है। उसे देखकर जीसांग उसे मन ही मन गाली दे रहा है, मगर सामने से वो अपना गुस्सा जता नहीं पाता और जियोंग भी जाकर अपने पिता के गले लग जाता है। मजबूरन जीसांग को खुश होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो ये हुआ है जब उसे पता चला कि उसका 15 साल पहले मरा पति वापस आ गया है। वो घबराकर अपने कमरे में घुस गई। जियोंग येहुआ को देखकर ये सोचता है, कहीं ये पार्क सुहा की प्रेमिका तो नहीं, जिसे उस दिन मैंने लेडी जांग के घर पर देखा था। फिर भी वो बार बार येहुआ से बातें करने की कोशिश करता है, मगर येहुआ है कि उसे पीछा छुड़ाती रहती है। मगर येहुआ की सास भी उसे बार बार अपने बेटे के पास भेज देती। इधर जियोंग के वापस आने की खबर पार्क सुहा को भी मिलती है। उसका तो ये सुनकर दिल बैठ जाता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर यूनहा उसका मन हल्का करने के लिए अपने साथ पीने को कहता है। अब यह रात के वक्त येहुआ की सास उसे कहती है कि तुम्हें अब अकेला सोने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा पति आ गया है, तुम्हें उसके साथ ही सोना होगा। ये सुनकर तो मानो येहुआ के सर पर आसमान गिर गया हो, मगर वो अपनी सास को मना नहीं कर पाती और जब जियोंग उसके पास सोने आता है वो उसके गर्दन पर इस तरह से मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सीधा लेडी जांग के पास जाकर ये सारी बात बताती है। लेडी जांग ने उससे कहा कि पार्क सुहा ने भी आज बहुत पी ली है, जिस वजह से आज वो यहीं बगल के कमरे में सोया हुआ है। ये जानने के बाद येहुआ पार्क सुहा से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। आधी नींद और आधे नशे की हालत में पार्क सुहा उसके गालों पर हाथ रख के कुछ कुछ कहने लगता है। पार्क सुहा को अब तक लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है, मगर जैसे ही उसकी आंख खुली वो येहुआ को वहां देखकर चौंक कर उठ बैठता है। येहुआ ने उससे कहा, लगता है तुम किसी बात से बहुत परेशान हो, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। और फिर जब वो उठकर जाने लगी, पार्क सुहा ने उससे कहा, सुना है तुम्हारा पति वापस आ गया है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही है। येहुआ ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मेरी इच्छा के बगैर कोई मुझे छू नहीं सकता। और इतना कहकर वो अपने घर लौट आती है और फिर अपने नकाब वाली पोशाक पहनकर अपने ससुर जीसांग के कमरे के बाहर गई, क्योंकि उसे पता चला है कि कांग उसे इस वक्त मिलने आया है। मगर उन दोनों को उसके आने की आहट हो जाती है और येहुआ को वहां से भागना पड़ा। जांग अपने सभी नौकरों को उस नकाबपोशी को ढूंढने में लगा देता है। इधर येहुआ भी जल्दी से अपने कमरे में चली आती है, मगर तब तक जियोंग भी जाग चुका है। उसने और उसके एक पहरेदार ने किसी परछाई को येहुआ के कमरे में जाते हुए देख लिया। जियोंग जल्दी से येहुआ के कमरे में गया
तो उसे सफेद कपड़े में बैठा हुआ पाया। उसने येहुआ को इस बहाने से उठाया कि जरा मेरी दवा निकाल के देना। येहुआ भी बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़ी हुई और उसके सफेद कपड़े के नीचे से वो काली पोशाक दिखने लगी। मगर जब वो पहरेदार कमरे में दाखिल हुआ, जियोंग ने झट से एक कपड़े से उसके दिख रही काली पोशाक को ढक दिया और वो पहरेदार बिना किसी शक के वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जियोंग उसे पूछता है, तुमने इतनी रात गए ऐसे सफेद पोशाक क्यों पहने हैं? और जब मैंने दवा की बात कही तो तुम कौन सी दवा लेने उठी थी? तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन सी दवा लेता हूँ। ये हुआ यहाँ वहाँ की बातें करके बात को टालने की कोशिश करने लगी। कमरे से जाते जाते जियोंग ने कहा, तुम मेरी पत्नी तो हो लेकिन साथ ही एक रहस्यमय नारी भी हो। येहुआ को उसकी बातें समझ नहीं आती। अब यहाँ अगली रात जब येहुआ पार्क से मिली तो वो जल्दबाजी में कहीं के लिए निकल रहा था, क्योंकि उसे कांग ने संदेश भेजा है कि अगर लेडी जांग की जान बचाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर पहुंचो। पाक सुहा जब वहां पहुंचा तो कांग ने अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर दिया। कांग बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगा। पाक सुहा को रोकने के लिए कांग ने लेडी जांग के गर्दन पर तलवार तान दी और मजबूरन पाक सुहा को अपनी तलवार नीचे करनी पड़ी। तभी येहुआ बीच बचाव में आकर लेडी जांग को रिहा करवा लेती है, मगर पाक सुहा को कांग बंदी बना लेता है और उसके गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, अगर येहुआ ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी तो वो पाक सुहा को ठीक उसी तरह मार देगा जिस तरह 15 साल पहले उसने उसके पिता को मारा था। येहुआ तलवार रखने के लिए नीचे झुकती तो है, मगर तलवार रखने की बजाय वो एक पत्थर उठाकर कांग की तरफ फेंकती है, जिससे पाक सुहा को अपनी तलवार उठाने का मौका मिल जाता है। ठीक उसी वक्त बाकी सैनिक भी आ पहुंचते हैं और वो कांग और उसके बाकी लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उसी के साथ राजा के आदेश अनुसार अर्थ मंत्री की विधवा नानक्योंग को भी गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है, मगर वो अपने घर पर नहीं मिलती। यहाँ राजा ने राज्य सलाहकार के पूरे परिवार को अपने महल में दावत दी है, जहाँ पर जीसांग अपनी पत्नी और बेटे समेत वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर नानक्योंग को देखकर जीसांग के होश उड़ जाते हैं। राजा ने जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था, फिर उसे खुद ही आश्रय कैसे दिया? आखिर इन सब का मतलब क्या है? नानक्योंग चाय के प्याले के साथ वही खुशबूदार जहरीले फूलों के पंखुड़ियां भी लेकर आई है। बरसों पहले जीसांग के इशारे पर नानक्योंग ने इसी जहर से भावी राजा के पिता को मारा था। नानक्योंग प्यालों में चाय भरते हुए जीसांग से कहती है, ये देखकर आपको कुछ याद आया? जीसांग ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। फिर नानक्योंग उस चाय को राजा के पास भेजती है। राजा उस प्याले को सूंघते हुए कहता है, बहुत प्यारी सुगंध है। और फिर वो जियोंग को बुलाकर कहते हैं, क्योंकि तुम 15 साल बाद अपने परिवार के पास लौटे हो तो क्यों ना तुम्ही से इस चाय की शुरुआत की जाए। असल में यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो राजा और यूनहाक को पहले से मालूम है। उन्हें लगा था कि अपने बेटे को जहर पीते देख जीसांग अपना जुर्म जरूर कबूल कर लेगा, लेकिन जीसांग किसी पत्थर के बुत की तरह बैठा है। अपने बेटे को जहर घुला हुआ चाय पीते देख भी वो टस से मस नहीं होता। मजबूरन राजा को ही जियोंग के उस चाय के प्याले की घूंट लेने से पहले ही उसे रोकना पड़ा। और फिर वो कहते हैं, बहुत नाटक हुआ, अब सभी अपना अपना जुर्म कबूल कर लो। मगर इतना होने के बावजूद भी जीसांग अपना मुंह नहीं खोलता। उल्टा वो नानक्योंग की तरफ उंगली उठाकर कहता है, सारी गलती इसकी है, इसी ने पूर्व राजा को मारा था और इसी ने अपने पति को जहर देकर मारा है। तब क्योंग ने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं अपराधी हूँ, मैंने ये अपराध किया है, लेकिन ये सारे खून मैंने जीसांग के इशारे पर किया है, उसी ने मुझे ये खून करने के लिए मजबूर किया। और इतना कहकर वो उस जहर से भरे प्याले को अपने होठों पर लगा लेती है और दम तोड़ते हुए येहुआ से कहती है, तुम्हारा भाई जिंदा नहीं है, उसे भी जीसांग ने मार डाला। यह सुनकर येहुआ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जिस भाई के आने का वो बरसों से इंतजार करती रही, उसकी मौत की खबर ने उसे सुन्न कर दिया। राजा ने इसके बाद सबसे कहा कि सब अपने घर लौट जाए, अपराधियों को जल्द ही सजा सुनाई जाएगी। लेकिन सबके चले जाने के बाद भी जीसांग, योनहाक और राजा वहीं मौजूद है। राजा जीसांग से उसका जुर्म कबूल करने को कहते हैं, मगर जुर्म कबूल करना तो दूर की बात है। वो राजा को चुनौती देकर कहता है, अगर दम है तो ये साबित करके दिखाइए कि वो खून मैंने किया था। आपकी एकमात्र गवाह नानक्योंग तो मर चुकी है, अब आप राज दरबार में मेरा गुनाह कैसे साबित करेंगे? बल्कि आज के बाद आपने मेरी दुश्मनी मोल ली है। आपने जो मेरे साथ आज किया उसके बदले में सबसे पहले मैं आपकी राजगद्दी छीनूंगा। और इस तरह राजा को धमकी देकर जीसांग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रात में
भेस बदले बैठे येहुआ ने जैसे ही जिसांग को घर की तरफ आता देखा, वो उसके ऊपर हमला कर देती है। मगर समय पर पाक सोहा उसे रोक कर कहता है, कानून अपने हाथ में लेने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर तुमने आज इसे मार दिया तो इसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसकी बातें सुनने के बाद जाकर येहुआ शांत होती है। इसके बाद येहुआ उसे अपने भाई की तलवार दिखाते हुए कहती है कि मरने से पहले वो ये मुझे दे गया था। अचानक तलवार के अंदर से 2 पर्चे निकलते हैं, जिसमें से पहला येहुआ के लिए था। उसके भाई ने लिखा है, अगर आज तुम ये खत पढ़ रही हो, इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें ये दूसरा खत जाकर राजा को देना होगा। पाक सुहा भी उस खत को देखकर हैरान है और वो उसे लेकर राजा के पास जाते हैं। ये खत दरअसल राजा ने अपने बेटे के लिए लिखा था, जो कि वर्तमान राजा है। उन्होंने लिखा है कि जिसांग एक देशद्रोही है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और तुम एक अच्छे राजा की तरह शासन करना। आंसू के घूंट पीकर राजा अपने पिता से वादा करता है कि वो जरूर एक अच्छा राजा बनेगा। अगले दिन पूरे राज दरबारियों को बुलाया गया, जहाँ पर जिसांग भी मौजूद है। और तभी वहाँ हाथों में अपने भाई की तलवार लिए येहुआ आती है। उसे वहाँ देखकर जिसांग ने तो जैसे भूत देख लिया हो। वो सोच में पड़ गया कि उसका यहाँ क्या काम। येहुआ सबके सामने कहती है कि राज्य सलाहकार जिसांग ने 15 साल तक मुझे बंदी बनाकर अपने घर पर रखा ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ पाए। फिर वो तलवार दिखाते हुए कहती है कि ये उसके भाई ने मरने से पहले उसके लिए छोड़कर गया था। और फिर वो तलवार में से राजा की दूसरी चिट्ठी को निकालकर दिखाते हुए कहती है कि ये राज्य सलाहकार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि जिसांग ने पूर्व राजा की हत्या की है, साथ ही साथ सेनापति के पूरे परिवार को भी मारा है। सिर्फ यही नहीं, मेरे भाई को सब मालूम पड़ जाने पर उन्होंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। और वो पूरी ताकत से कहती है कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये सुनते ही पूरे राज दरबार में हल्ला मच जाता है। सभी जिसांग की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं, क्या तुम्हारी बहू जो कह रही है वो सच है? मगर आज भी जिसांग की आंखों में कोई पछतावा नहीं। उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया इस राज्य को बचाने के लिए किया था। येहुआ कहती है, आप ऐसे नहीं मानेंगे। और उसके बाद मुखौटा पहनकर तलवार लेकर वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसका ये रूप देखकर जिसांग चौंक गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस नकाब पोशी को इतने समय से ढूंढ रहा था वो उसी की घर की बहू है। और इसके साथ ही राजा जिसांग को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। अगले दिन जिसांग को बांधकर भरे समाज में लाया गया। राजा ने सबसे पहले उससे उसके राज्य सलाहकार का पद छीन लिया और फिर उस पर 100 कौड़े बरसाने के बाद उसे एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर वो अपनी मृत्यु तक वहीं पर रहेगा। इसके साथ ही जिसांग की कहानी यही खत्म हुई। इसके कुछ दिन बाद येहुआ फैसला करती है कि वो जियांग को तलाक देगी। मगर ये सुनकर उसके सहायक और सहेली सियोन गुस्से में लेडी जांग से कहती है, 15 सालों तक वो एक विधवा बनकर रही, अब क्या वो बाकी की जिंदगी एक तलाकशुदा औरत की तरह गुजारेगी? इस बीच जियांग और योनहाग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इस विषय को लेकर चर्चा करने लगते हैं। इसके बाद जियांग ने सबके सामने आकर कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में येहुआ को मेरी पत्नी बनाकर इस घर में लाया गया। मैंने इतने सालों तक उसकी कोई खोज खबर तक नहीं ली और विदेश में रहकर शादी करके एक सुखी जीवन बिता रहा था। मेरा मानना है कि येहुआ के साथ ज्यादती हुई है और इसीलिए मैं उसे अपनी जिंदगी से आजाद करता हूँ। अगली सुबह लेडी जांग पाक सोहा को एक चिट्ठी देती है जो येहुआ ने उसके लिए लिखा था और उसके बाद से वो ना जाने कहाँ लापता हो गई। चिट्ठी में लिखा है, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगी ठीक रहूंगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, येहुआ की कोई खबर नहीं मिलती। फिर एक दिन एक औरत पाक सोहा से आकर कहती है कि औरतों की तस्करी से जुड़े एक दल का पता चला है। पाक सोहा उस दल से मुकाबला करने के लिए वहाँ पहुँचता है, मगर देखता है कि वह पहले से कोई नकाबपोशी उनका मुकाबला कर रहा है। उसे पहचानते पाक सोहा को देर नहीं लगती। वो येहुआ से कहता है, अब बचकर कहाँ जाओगी? पाक सोहा मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी जल्दी पहचान लिया? और फिर एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हुए इस कहानी का यही अंत होता है। तो दोस्तों, आपको ये के ड्रामा की कहानी कैसी लगी? अगर इसी तरह के के ड्रामा देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं रोजाना इस तरह के ड्रामास अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।